स्वागत है आप सभी का डेली एस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम पहुंच चुके हैं 30 कदम 2.0 में। आज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक अगले टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। तो सीधा ही हम टॉपिक में चलते हैं। टॉपिक है आपका यूनियन या संघ, और बात करेंगे हम किसका, भारतीय संसद इंडियन पार्लियामेंट का बात करते हैं। और पार्लियामेंट के दो पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया है, क्लास 10 और क्लास 11 में। उसमें क्वेश्चन का पैटर्न को देखते जाएंगे कि कैसे इजी क्वेश्चन, आपका मॉडरेट क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सीधे चलते हैं आपके क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 1 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है आपको यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है सभापति को हटाने के बारे में सही कथन कौन सा है। चेयरमैन को रिमूव करना है तो सही कथन कौन सा आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। इस चीज को याद है। चेयरमैन का अगर बात करता है तो हम बात करते हैं किसका, राज्यसभा का बात करते हैं। और राज्यसभा में एक चेयरमैन होता है, एक वाइस चेयरमैन होता है। सभापति होता है एक सभापति होता है और एक क्या होता है आपका उप सभापति होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। अब इनको सभापति को रिमूव करना है। क्या करना है आपको, रिमूव करना है। तो इस चीज को याद रखना। रिमूव करने का कंडीशन में आपका 3 से 4 कंडीशन आ जाएंगे। अगर किसी सभापति को, राज्यसभा के सभापति को हटाना है तो 2 से 3 कंडीशन है। पहला चीज, सभापति को हटाना है तो उनको 14 दिन पहले सूचना या इन्फॉर्म कर दिया जाना चाहिए। पहला कंडीशन हो जाएगा। दूसरा चीज, अगर इस सभापति के चेयरमैन को रिमूव करने का प्रपोजल रखा गया है तो वो चेयरमैनशिप नहीं कर पाएगा, अध्यक्षता नहीं कर पाएगा। दैट मीन्स वो आपका प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी नहीं होगा। तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर या पीठासीन अधिकारी उस टाइम पीरियड पे वो चीज नहीं हो सकता। इस चीज को आपको याद रखना है। तीसरा चीज याद रखना है कि यहाँ पर जो होता है, ये जो प्रपोजल लाया जाएगा वो राज्यसभा में ही लाया जाएगा, क्योंकि राज्यसभा के चेयरमैन को हमको रिमूव करना है। तो प्रपोजल जो लाया जाएगा वो कहाँ लाया जाएगा, राज्यसभा में लाया जाएगा। अब कंडीशन को देखते हैं। पहला बोलता है क्या प्रस्ताव या प्रपोजल जो होता है सिर्फ राज्यसभा में पेश किया जा सकता, तो ये बात सही आ जाएगी। जिस हिसाब से मैंने बताया उस हिसाब से 14 दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, तो ये भी चीज सही आ जाएगा। और इस प्रस्ताव के दौरान चेयरमैन अध्यक्षता नहीं करता, तो ये भी चीजें सही आ जाएगी। तो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कौन सा, आपका बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 1 2 3 इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ जाएगा आपका बी आंसर आ जाएगा। क्लियर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का बात करते हैं और डिस्कस करते हैं क्या क्वेश्चन है। अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष यानी लोकसभा के स्पीकर का बात करता है कि तटस्थता के बारे में सही कथन क्या है, आपका न्यूट्रलिटी के बारे में क्या चीज सही है, इस चीज का बात करता है। तो अगर हम स्पीकर का बात करते हैं तो ये जो स्पीकर जो टर्म्स है वो यूज किया जाता है, या तो हिंदी में बोलेंगे इसको अध्यक्ष बोलेंगे। और ये जो टर्म्स यूज किया जाता है लोकसभा के लिए, लोकसभा का एक उपाध्यक्ष भी होता है, याद रखना है। आपका डिप्टी स्पीकर भी होता है, इस चीज को आपको याद रखना है। हम बात करते हैं किसके बारे में बात चल रहा है अभी, स्पीकर के बारे में बात करता है। तो पहला चीज याद है, स्पीकर कैन नॉट वोट इन द फर्स्ट आपका इंस्टेंस के बारे में बात करता है। पहला ऑप्शन, देयर स्पीकर ओनली वोट्स इन द इवेंट ऑफ द टाई के बारे में बात करता है। द डिप्टी स्पीकर एज्यूम्स द स्पीकर पोजीशन ड्यूरिंग द वोटिंग का बात करता है। इन तीनों का कंडीशन का बात करता है। तो पहले कंडीशन में बोलता है अध्यक्ष पहली बार वोट नहीं दे सकता क्या, तो ये चीजें आपको याद रखना है। पहली बार में वोट नहीं दे सकता, तो ये चीजें सही आ जाएगी। पहली बार में वोट नहीं दे सकता। दूसरा, अध्यक्ष सिर्फ बराबरी की स्थिति में वोट देता है क्या, तो हाँ ये 100% सही है कि बराबरी की स्थिति को बोला जाता है आपका कास्टिंग वोट। क्या आ जाएगा, कास्टिंग वोट। तो इनको जो राइट है या पावर जो है वो कास्टिंग, सिर्फ और सिर्फ किसका, आपका कास्टिंग वोट यानी कि निर्णायक मत का सिर्फ इनको क्या है आपका अधिकार। इस चीज को याद रखना। जब टाई होता है, जब आपका वोटिंग हो रहा है और टाई हो गया, तो टाई के बेस में ही, टाई जब होगा तो उसमें आपका कास्टिंग वोट देने, उसी टाइम ही वोट करने का जो पावर है या अधिकार है वो किसका हो जाएगा, अध्यक्ष का हो जाएगा। तो ये भी चीजें सही आ जाएंगी। उपाध्यक्ष वोट के समय अध्यक्ष का पद लेता है, इस चीज को, तो ये चीज को आपको याद रखना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका कौन सा, आपका ऑप्शन उपाध्यक्ष वोट के समय अध्यक्ष का पद लेता है क्या, तो ये चीजें गलत आ जाएगी। तो यहाँ पर आंसर दिखाई दे रहा है 1 और 2 का आंसर होगा। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कौन सा आ जाएगा, आपका ए आंसर आ जाएगा। क्लियर, ए आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में डिस्कस कर लेते हैं कौन सा संशोधन के लिए राज्यों की आधी विधानसभाओं की मंजूरी आवश्यक होती है। विच अमेंडमेंट्स रिक्वायर द अप्रूवल ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। तो यहाँ पर जो संशोधन या अमेंडमेंट करना है, तो अमेंडमेंट के लिए क्या लगेगी, मेजोरिटी लगती है। क्या लगती है, मेजोरिटी। बहुमत का बात करते हैं, बहुमत मेजोरिटी की बात करते हैं। तो हम 3 से 4 बहुमत का बात यहाँ पर बात करेंगे। ध्यान से आप लोग सुनेंगे। पहला चीज बात करता है साधारण बहुमत का। किसका बात करेगा, ऑर्डिनरी मेजोरिटी का बात करता है। तो ये आज आपको याद रखना है, उपस्थित यानी प्रेजेंट, उपस्थित तथा मत देने वाले,
मत देने वोट देने वाले सदस्यों का मेंबर्स का कितना परसेंट का बोलता है 50% प्लस 1, ये मेजोरिटी हो जाएगी आपके कौन से आपके ऑर्डिनरी मेजोरिटी की बात करता है। प्रेजेंट जो है और वोट देने उनका 50% प्लस 1 का बात करता है। दूसरा अगर मैं पूर्ण बहुमत का बात करूंगा या कंप्लीट मेजोरिटी का बात करता हूँ, इसका बात करता हूँ कंप्लीट मेजोरिटी का अगर बात करूंगा तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन हाउस का बात करेगा तो कुल सदस्य संख्या का कितना 50% प्लस 1 का बात करता है। ये आ जाएगा आपका कौन सा कंप्लीट मेजोरिटी की बात करते हैं या पूर्ण बहुमत का बात करते हैं। तीसरे बहुमत का बात करूंगा मैं प्रभावी बहुमत, इफेक्टिव मेजोरिटी की बात करते हैं, प्रभावी बहुमत का बात करते हैं। तो ये कैसे, ये बताना है आपका उपस्थित और मत देने वाले वोट देने वाले सदस्यों का कितना होगा आपका 50% प्लस 1। लेकिन इसमें एक चीज और है, जो पोस्ट वेकेंट है, रिक्त है या जो अब्सेंट है उनको क्या करेंगे हम माइनस कर देंगे, इस चीज को आपको याद रखना है। उसके बाद क्या देखा जाएगा 50% प्लस 1 का कंडीशन आ जाएगा। चौथा कंडीशन अगर मेजोरिटी का यही इसी में ही बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका, ये बात हुआ विशेष बहुमत, किसका बात आ जाएगा स्पेशल मेजोरिटी का बहुमत, स्पेशल मेजोरिटी की बात हो गई। इसमें क्या किया जाता है, इसमें बोलेंगे उपस्थित यानी प्रेजेंट प्लस वोट देने वाले कुल सदस्यों का कितना 2/3 और क्या लगेगा, और इसमें आ जाएगा कुल सदस्य संख्या का बहुमत, टोटल मेंबर्स का क्या चाहिए आपका मेजोरिटी, टोटल मेंबर्स का भी मेजोरिटी चाहिए। और इसमें आपको याद रखना है स्पेशल मेजोरिटी में तो कि ये मेजोरिटी जो 2/3 का मेजोरिटी दिख रहा है वो अगर इससे कंपेयर करेंगे तो इससे ज्यादा होना चाहिए। तो इस प्रकार की मेजोरिटी की अगर बात करते हैं, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं हम संशोधन का, अमेंडमेंट का बात करते हैं तो आधी से अधिक, तो ये विशेष बहुमत प्लस आधी से अधिक राज्यों का अनुसमर्थन सपोर्ट अगर चाहिए तो उसमें कौन सा मंजूरी के लिए चाहिए, इस चीज को याद रखना है। क्या मौलिक अधिकार से संबंधित संशोधन के लिए चाहिएगा, तो इस चीज में याद रखना है नहीं चाहिए। क्या संसद के कार्यकाल टेन्योर से रिलेटेड बात होगा तो इसमें भी नहीं चाहिए। नागरिकता यानी सिटीजनशिप में अमेंडमेंट चाहिए तो इसमें भी नहीं चाहिए। तो किससे चाहिए आपका संघीय ढांचे से बात करता है, फेडरल स्ट्रक्चर को अगर अमेंडमेंट करना है तो उससे रिलेटेड फेडरल स्ट्रक्चर का संघीय ढांचा का रिलेशन कहीं ना कहीं आपको कहाँ किससे आ जाएगा आपका बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है। किसका बात करता है आपका बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूलभूत ढांचे का, किसका मूलभूत ढांचे में परिवर्तन का बात करता है। तो इससे रिलेटेड अगर मैटर आएगा तो सबका आएगा। तो इसका आंसर आ गया जाएगा आपका कौन सा, आपका बी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है तो बी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का। क्लियर हो गया। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं और डिस्कस करते हैं क्या चीज है। निम्न में से कौन सा संशोधन न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, बोलता है जुडिशियल रिव्यू उसका होगा ही, ये चीज कंडीशन को आपको बताने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में आपको दिखाई देता है, मूल संरचना को नष्ट करने वाला आ जाएगा, बेसिक स्ट्रक्चर को आपको क्या करने वाला डिस्ट्रॉय करने वाला मैटर आएगा, क्या संघीय संरचना को बदलने वाला, मौलिक अधिकार को हटाने वाला, कराधान से संबंधित कानून में। तो यहाँ पर कौन सा आपका न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है, तो यहाँ पर देखना है बात कर रहा है किसका, आपका मूल संरचना का बात करता है। ठीक है, अमेंडमेंट दैट डिस्ट्रॉय आपका बेसिक स्ट्रक्चर का बात करता है, इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो मूल संरचना को बेसिक स्ट्रक्चर का रिलेशन किससे आपका प्रियम्बल से भी बोला जा सकता है, प्रस्तावना से भी बोला जा सकता है, क्योंकि प्रस्तावना में कई प्रकार के बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बोला गया है। ठीक है, आगे समझ में, अगर केस से रिलेटेड अगर बात करेंगे बेसिक स्ट्रक्चर के केस से रिलेटेड तो केशवानंद भारती वर्सेस आपके केरल स्टेट का जो मैटर था उसमें ये पॉइंट उठा था कि बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट होना या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो सकता है कि कहाँ तक का लिमिट क्या तक है। तो ये बताया गया था कि अमेंडमेंट तो हो सकता है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि मूल संरचना में इंपैक्ट या फिर आपका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। तो इसका जो आंसर आ जाएगा कौन सा आ जाएगा आपका, ये ए आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलेंगे, ये आंसर देख लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं और डिस्कस करते हैं। ठीक है, संसदीय विशेषाधिकारों के पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के बारे में बात करता है, स्पीकर के बारे में यानी लोकसभा के स्पीकर के बारे में बोलता है कि क्या कथन सही है, कौन सा कथन आपका ट्रू है, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इसके बारे में डिस्कस करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, पहला अध्यक्ष लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के प्रमुख होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, अध्यक्ष अव्यवस्थित आचरण के लिए सांसदों यानी एमपी को क्या कर सकते हैं, आपका सस्पेंड कर सकते हैं, इसके बारे में बात करता है। तीसरा पद, अध्यक्ष अल्प अवधि सूचना प्रश्नों की अनुमति दे सकते हैं और चौथा ऑप्शन, अध्यक्ष कोरम के प्रश्नों का निर्धारण कर सकते हैं। ये 4 ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना और सोचना है। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है, अध्यक्ष लोकसभा के विशेषाधिकार समिति के प्रमुख होते हैं। पहला चीज आपको याद रखना है, जब यहाँ पर समिति का बात हुआ है, कमिटी का बात हो रहा है, तो मैं 2 प्रकार की कमिटी का बात करूंगा। एक बात करना है पार्लियामेंट्री, एक किसका बात करेंगे, आपका पार्लियामेंट्री कमिटीज की बात करेंगे। पार्लियामेंट्री कमिटीज यानी कि संसदीय समिति, किसका,
संसदीय समिति का बात करता हूं, तो संसदीय समिति के मेंबर या फिर आपके चेयरमैन हो सकते हैं कौन, आपके लोकसभा के स्पीकर। पहले चीज क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। ये लोकसभा के स्पीकर तो हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पूछा क्या है, यहाँ पर पूछा प्रिविलेजेस कमिटी यानी विशेषाधिकार, प्रिविलेजेस कमिटी के बारे में पूछा, विशेषाधिकार कमिटी। तो आपको ये बात ध्यान में रखना है कि विशेषाधिकार कमिटी के जो भी अध्यक्ष होंगे या सदस्य होते या अध्यक्ष जो होते हैं, उनको नियुक्त या अपॉइंट करने का काम किसका होता है, लोकसभा के स्पीकर का होता है। दैट मीन्स ये पार्लियामेंट्री आपके प्रिविलेजेस कमिटी के जो हेड होते हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष नहीं होते हैं, ये चीज गलत आ जाएगा। क्लियर हो गया। दूसरा, अध्यक्ष अव्यवस्थित आचरण के लिए सांसदों को निलंबित बिल्कुल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, ये चीज यार राइट है। और अल्प सूचना प्रश्नों को भी अनुमति दे सकता है, ये भी राइट है। और कोरम के प्रश्नों का निर्धारण भी कर सकता है, डिटरमाइन भी कर सकता है, इस चीज को याद रखना है। तो पहला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है वो गलत है, तो 3 ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आपका, सी इसका 2, 3, 4 और इसका आंसर रहेगा। इस चीज को आपको याद रखना है। क्लियर, ये आंसर हो गया आपका। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, लोकसभा स्पीकर के बारे में कौन सा कथन सही है। लोकसभा के स्पीकर का बात कर रहा है, ठीक है, लोकसभा के स्पीकर का बात करता है, तो इस चीज को याद रखना है। लोकसभा के स्पीकर के बारे में अगर बात कर रहा है तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दिखा है आपका मनी बिल से रिलेटेड, बोलता है कि कोई बिल मनी बिल होता है कि नहीं, यही डिसाइड करता है क्या। दूसरा ऑप्शन देता है कि आमतौर पर मतदान में हिस्सा लेता है, ठीक है। स्पीकर संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, इस चीज को याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर बात कर रहा है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो इस ऑप्शन को लेकर चलते हैं। यहाँ पर पहले ऑप्शन में बात हुआ किसका, आपका मनी बिल का बात हुआ है। तो मनी बिल से रिलेटेड 2 से 3 मैटर मैं बता रहा हूँ जिसको आप लोगों को याद रखना है। क्या याद रखना है, मनी बिल का रिलेशन आर्टिकल 109 से भी है और आर्टिकल 110 से भी, दोनों से मनी बिल का रिलेशन है, इस चीज को दिमाग में याद रखना है। कैसे, 109 का रिलेशन क्या है, ये प्रोसीजर बताता है। किसके बारे में बात करता है, आपका प्रोसीजर के बारे में, प्रोसीजर रिलेटेड टू मनी बिल, ठीक है। आपका प्रक्रिया के बारे में बात करता है जिसका संबंध किससे, आपका धन विधेयक से है। किससे, आपका धन विधेयक से है, इसके बारे में डिस्कस करता है। जबकि 110 डेफिनेशन ऑफ मनी बिल का डिस्कस करता है, इस चीज को भी याद रखना है। तो प्रोसीजर में याद रखना है कि मनी बिल से रिलेटेड प्रोसीजर क्या चीज है। पहला चीज याद रखना है, मनी बिल हमेशा जो इंट्रोड्यूस होगा पहले जहां लाया जाएगा वो लोकसभा है। लोकसभा को प्रिविलेजेस मिला गया, पावर मिला गया है कि वहां पर मनी बिल को आप इंट्रोड्यूस करेंगे। पहले राज्यसभा में मनी बिल पहली बार इंट्रोड्यूस नहीं होगा, इस चीज को भी याद रखना है। और डेफिनेशन ऑफ मनी बिल का बात करता है तो यहाँ पर दिया गया है कि मनी बिल किसको किसको बोला जाएगा। अगर टैक्स से रिलेटेड बात है, टैक्स लेना है या देना है, उससे रिलेटेड बात आ जाएगा आपका, ठीक है। कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है, संचित निधि से धन निकालना है या जमा करना है, उससे रिलेटेड अगर बात आएगा तो आ जाएगा आपका, ठीक है। ऋण लेना है, ठीक है, ऋण लेना है तो बात आ जाएगा आपका लोक लेखा निधि से, लोक लेखा पब्लिक अकाउंट फंड से आपका पैसा डालना है, तो इससे रिलेटेड कोई भी मैटर आता है तो वो कौन सा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल में आता है। तो ये दोनों चीजों को याद रखना। तो आपको याद रखना, मैंने बताया अभी स्पीकर ही तय करता है कि कोई बिल मनी बिल है कि नहीं है, ये स्पीकर ही तय करेगा। और कौन सा स्पीकर, लोकसभा के स्पीकर ही तय कर सकता है, राज्यसभा का चेयरमैन ये डिसाइड नहीं कर सकता है। तो पहला चीज ऑप्शन आपका स्पीकर आमतौर पर मतदान में हिस्सा लेता है, इस चीज को बोलता है। तो आमतौर पर मतदान में हिस्सा नहीं लेता है, क्यों, क्योंकि स्पीकर को एक ही मतदान में वोटिंग का पावर होता है, वो भी कौन सा, आपका कास्टिंग वोटिंग यानी कि निर्णायक मत का पावर रहता है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं, स्पीकर संसद के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो बिल्कुल याद रखना, ज्वाइंट सेशन होता है। और ज्वाइंट सेशन के बारे में हमारे इसमें दिया गया है, आपका आर्टिकल 108 में दिया गया। आर्टिकल 108 का रिलेशन ज्वाइंट सेशन का है। और ज्वाइंट सेशन का चेयरमैनशिप जो करते हैं वो कौन करते हैं, स्पीकर करता है। तो फर्स्ट और थर्ड जो सही है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा आपका, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये सारी बातों को आप लोगों को याद रखना है, क्योंकि 10 जनरली हम लोग जो पढ़ते हैं आपका मनी बिल से रिलेटेड तो 110 110 अनुच्छेद को ही याद करते हैं। लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि 109 का भी रिलेशन किससे, आपका मनी बिल से है, दोनों का रिलेशन आपका है। तो इसका आंसर आ गया कौन सा, आपका बी इसका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर किस में चलेंगे, 7 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का अगर बात करता है तो क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं, उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष के बारे में क्या सही है आपका, किसके बारे में बात करते हैं, आपका डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये पहचानना है। तो उपाध्यक्ष का चुनाव साधारण बहुमत से होता है, इस चीज को लिखा हुआ है आपका, ठीक है। तो पहला चीज तो याद रखना है, ये आपका सिंपल मेजोरिटी से होता है। अध्यक्ष की गैर मौजूदगी में उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, बिल्कुल ये बात सही है, ठीक है। तीसरा, उपाध्यक्ष को सिर्फ प्रधानमंत्री
उपाध्यक्ष को सिर्फ प्रधानमंत्री को ही इस्तीफा देना होता है, तो ये चीजें गलत है। तो क्यों गलत है? तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को इस्तीफा देता है, रिजाइन देता है, इस चीज को याद रखें। उपाध्यक्ष धन विधेयक का भी वर्गीकरण तय करता है, तो ये भी चीजें गलत है। तो सही क्या चीज आपको दिखाई दे रहा है? ए ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है 1 और 2 ये करेक्ट आ जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है आपका संयुक्त बैठक के बारे में सही कथन को पहचानना है। 4 ऑप्शन आपके पास दिखाई दे रहे हैं। पहला ऑप्शन दिखाई दे रहा है अध्यक्ष लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। दूसरा दिया धन विधेयक को संयुक्त बैठक में नहीं लिया जा सकता। तीसरा दिया जब अध्यक्ष अनुपस्थित होते हैं तो राज्यसभा के सभापति अध्यक्षता करते हैं। और चौथा दिया अगर अध्यक्ष अनुपस्थित हो तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है। तो पहले चीज हम चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में? संयुक्त बैठक के बारे में। संयुक्त बैठक का संबंध जो रिलेशन जो है वो आर्टिकल आपका 108 से है, इस चीज को आपको याद रखना है। संयुक्त बैठक जब भी डेडलॉक को तोड़ने के लिए या लोकसभा या राज्यसभा में कुछ मैटर्स में डिस्प्यूट हो जाए, नॉर्मल डिस्प्यूट का बात कर रहे हैं, विवाद का बात कर रहे हैं कि एक आपका बिल को पास किया गया, दूसरा जो होता है आपका संशोधन सहित वापस किया, तो उसमें ये राजी नहीं हो रहे हैं, तब जाकर संयुक्त बैठक बुलाने का काम जो होता है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करते हैं संयुक्त बैठक का, तो पहला चीज याद रखना है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता हमेशा याद रखना लोकसभा का स्पीकर करेगा, यानी कि लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। लोकसभा का अध्यक्ष अनुपस्थित एब्सेंट है तो लोकसभा का कौन करेगा? आपका डिप्टी स्पीकर करेगा, उपाध्यक्ष करेगा। और ये लोकसभा का उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित है तो आपको याद रखना है राज्यसभा का जो होता है वाइस चेयरमैन करेगा, यानी कि उप सभापति करेगा। यहाँ पर सभापति का कोई भी रोल नहीं होता। तो अब देखते हैं आंसर में अध्यक्ष लोकसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है, तो ये बिल्कुल सही है। पहला जो ऑप्शन दिख रहा है वो पूरा सही है। धन विधेयक को संयुक्त बैठक में नहीं लाया जा सकता, बिल्कुल सही है, इस चीज को याद रखना है, क्योंकि स्पेशल जो पावर्स जो बोला गया है धन विधेयक के संबंध में, जो राइट बोला गया, पावर बोला गया, वो किसको? आपको लोकसभा के पास होता है अंतिम निर्णय, क्योंकि लोकसभा का अध्यक्ष ये डिसाइड करता है कि विधेयक जो होता है वो धन विधेयक होगा कि नहीं होगा, ये चीज को याद रखना है। तो इसके संबंध में संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती, ये भी कथन सही है। तीसरा ऑप्शन देखते हैं जब अध्यक्ष अनुपस्थित एब्सेंट है तो राज्यसभा का सभापति अध्यक्षता कर सकता है क्या? तो ये चीज नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने बताया कि लोकसभा का आपका स्पीकर यानी अध्यक्ष हो तो वो अनुपस्थित हो, एब्सेंट हो, तो आपका लोकसभा का उपाध्यक्ष है लोकसभा का डिप्टी स्पीकर करेगा। और लोकसभा का डिप्टी स्पीकर भी आपका अगर एब्सेंट है तो लोकसभा का कौन करेगा? वाइस चेयरमैन यानी कि उप सभापति करेगा। तो ये ऑप्शन आपका गलत दिखाई दे रहा है। चौथा ऑप्शन देखते हैं अगर अध्यक्ष अनुपस्थित है तो उपाध्यक्ष अध्यक्षता करता है, तो ये बिल्कुल सही है। तो आपका आंसर जो दिख रहा है 1, 2 और 4 ये राइट आंसर है। 3 जो होता है आपका गलत आंसर है। तो यहाँ पर आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 8 का जो आंसर होगा आपका 1, 2, 4 यानी कि डी आपका ऑप्शन इसका आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आपका कौन सा? आपका क्वेश्चन नंबर 9 का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में गलत कथन को पहचानना है। किसके बारे में? स्पीकर के बारे में। स्पीकर यानी कि किसका बात कर रहा है? ये लोकसभा का बात कर रहा है, इस चीज को आपको याद रखना है। पहला क्या? अध्यक्ष सांसदों को शपथ दिलाते हैं। दूसरा, अध्यक्ष दल बदल मामलों पर फैसला कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन, अध्यक्ष किसी भी सांसद को क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। और अध्यक्ष के फैसले का न्यायिक समीक्षा से बाहर है। तो ये जो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं उसको ध्यान से हमको पढ़ना है। अब पहला ऑप्शन देखते हैं, अध्यक्ष सांसदों को शपथ दिलाते हैं। क्या ये कथन सही है? क्या स्टेटमेंट ये सही दिखाई दे रहा है कि एमपीएस को क्या करेंगे? ये आपका औहद दिलाने का काम करते हैं क्या? तो ये चीजें गलत है। क्यों गलत है? तो आपको याद रखना है अध्यक्ष सांसदों को जो शपथ दिलाने का काम करते हैं वो प्रोटेम स्पीकर करते हैं। कौन करते हैं? आपके प्रोटेम स्पीकर करते हैं, जिनको आपके जो आपके वरिष्ठ सदस्य होते हैं वही आपके प्रोटेम स्पीकर बनते हैं और प्रोटेम स्पीकर ही इनको औहद दिलाने का काम करते हैं। तो ये चीजें गलत आ जाएगा। पहला चीज ये गलत आ जाएगा। ठीक है, गलत आ गया। और पहचानना ही क्या आपको? गलत ऑप्शन पहचानना है। अध्यक्ष दल बदल मामलों में फैसला कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दल बदल या फिर आपका बात किया गया किसमें? एंटी डिफेक्शन लॉ केसेस में अगर कोई मेंबर क्वालिफाइड है या ना आपका डिस्क्वालिफाइड हो रहा है तो इससे रिलेटेड मैटर में वो फैसला डिसीजन ले सकते हैं। तो ये चीजें सही आ रहे हैं, ये चीजें सही आ जाए। तीसरा, अध्यक्ष किसी भी सांसद को निकाल सकते हैं। ये चीजें गलत है। किसी भी सांसद को किसी भी टाइम में नहीं निकाला जा सकता, उनका कोई ना कोई बेसिस होता है। जैसे एक बेसिस बता दिया आपका एंटी डिफेक्शन लॉ या एंटी डिफेक्शन केसेस से रिलेटेड मैटर में। ये चीजें गलत हो गई। अध्यक्ष के फैसले की न्यायिक समीक्षा से बाहर है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो ये जो फैसला है न्यायिक समीक्षा से बाहर, जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। तो इसमें गलत कौन कौन सा है आपको याद रखना है। पहला और तीसरा जो होता है ऑप्शन जो होता है इसके अनुसार जो होता है आपका फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका गलत आ जाएगा। क्लियर हो गया? इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका कौन सा? आपका बी आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्वेश्चन लिखा हुआ है प्रोटेम स्पीकर के बारे में क्या सही है? तो प्रोटेम स्पीकर के बारे में
क्या सही है? तो पहला ऑप्शन दिखा है राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होता था, तो प्रोटेम स्पीकर राष्ट्रपति ही नियुक्त करते हैं, इस चीज को आपको याद रखना है। अभी बताएं, सदस्यों को शपथ दिलाता है, सदस्यों को शपथ दिलाता है, स्पीकर का चुनाव करवाता है, स्पीकर का चुनाव करवाता है, पूरे 5 साल के लिए बना रहता है क्या? तो ये चीजें गलत आ जाएगा, इस चीज को याद रखना, पूरे 5 साल के लिए नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ वहां पर स्पीकर और ये आपका मेंबर्स को अपॉइंट करने, आपको ऑफ दिलाने के लिए ये बनाया जाता है, जो वरिष्ठ सदस्य होंगे उन्हीं को ही बनाया जाता है, तो पूरे 5 साल के लिए ये बनता नहीं है। तो ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है 1, 2 और 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इस चीज को आपको याद रखना है, सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, इसी में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 धन विधेयक के बारे में, अभी धन विधेयक के फैसले के बारे में क्या गलत है बोलता है, ठीक है, पहला चीज याद रखना। तो धन विधेयक यहाँ पर बात किया स्पीकर, तो स्पीकर से आपको पकड़ लेना है कि ये चीज आपका लोकसभा के बारे में बात करता है। स्पीकर डिसीजन इज फाइनल, ये चीज सही आ जाएगा, याद रखना ये सही है। सुप्रीम कोर्ट वर्गीकरण की समीक्षा कर सकता है, ये चीज गलत है। राज्यसभा धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं कर सकता है, तो ये भी चीजें सही आ जाएगा। धन विधेयक अनुच्छेद 110 में बताया गया, ये भी चीजें सही आ जाएगा। तो इसमें करेक्ट और इनकरेक्ट बताना है, तो इनकरेक्ट कौन सा दिखाई दे रहा है आपका? ऑप्शन नंबर 2 इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट यानी कि आपका कौन सा ऑप्शन आएगा? आपका बी इसका आंसर होगा। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन में चलते हैं, अगले क्वेश्चन में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 12 का बात करता है। क्वेश्चन नंबर 12 का बात करता है महान्यायवादी किस समिति में भाग लेता है, इस चीज को याद रखना है। महान्यायवादी से रिलेटेड मैटर आता है, तो आपको याद रखना महान्यायवादी का रिलेशन कौन से आर्टिकल से है? आर्टिकल से है, आर्टिकल 76 से है। कौन सा आर्टिकल से है आपका? आर्टिकल 76 से है। 76 के 4 क्लॉज हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आपका फोर्थ, ठीक है। 76 का 1, 76 का 2, 3 और 4 आ जाएगा। 76 के 1 में बताया गया अपॉइंटमेंट के बारे में, किसके बारे में? अपॉइंटमेंट के बारे में बताया गया है, प्लस इसका क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया गया, इस चीज को आपको याद रखना है, यानी कि नियुक्ति के बारे में बताया गया है और योग्यता क्या क्या होनी चाहिए ये भी बताया गया है, ठीक है। नियुक्त कौन करेंगे, अपॉइंट कौन करेंगे, तो आपको याद रखना महान्यायवादी से रिलेटेड बात कर रहा है, तो अपॉइंट करने का काम किसका? आपका प्रेसिडेंट, दैट मीन्स राष्ट्रपति का है, इस चीज को याद रखना है। योग्यता कैसी चाहिए? सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की योग्यता चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की क्या बनने की योग्यता चाहिए? जज बनने की, न्यायाधीश बनने की योग्यता चाहिए। क्या योग्यता होती है भाई इनकी? एक तो भारत का क्या हो, ये नागरिक हो, भारत का क्या हो आपका? नागरिक हो, इंडियन सिटीजन हो, पहला चीज याद रखना है। दूसरा, इनको एक्सपीरियंस हो, क्या एक्सपीरियंस हो? तो 5 साल किसी ना किसी हाई कोर्ट में एक आपका एज अ जज काम कर चुके हो, या फिर बोलता है 10 साल अगर किसी भी आपका कोर्ट में आपका क्या रहे, आपके एडवोकेट रहे हो, ठीक है, अधिवक्ता रहे हो, इस चीज को बात करता है, ठीक है। और क्या हो आपका? आपका एक क्या क्या होंगे? आपका विधिवेत्ता, क्या आपका? विधिवेत्ता हो, जूरिस्ट हो, इस चीज को याद रखना। क्या हो आपके? जूरिस्ट हो, आपके इमिनेंट जूरिस्ट हो, आपका प्रभावी विधिवेत्ता हो, इस चीज को याद है। तो ये चीज होना चाहिए, ये बोलता है आपका, ठीक है। दूसरा जो होता है सब क्लॉज जो बताता है वो इनके कर्तव्य के बारे में बात करता है, ड्यूटीज के बारे में बात करता है, किसके? ड्यूटीज के बारे में बात करेगा, किसके? महान्यायवादी के ड्यूटीज के बारे में, कर्तव्य क्या है। तो पहले चीज याद रखना, महान्यायवादी जो होता है वो भारत सरकार का एक आपका सर्वोच्च विधिक अधिकारी बोला जा सकता है इस चीज को। तो ये क्या करेगा आपका? याद रखना है, आपका लॉ से रिलेटेड, लॉ मैटर में या आपका लॉ से रिलेटेड मैटर्स में ये एडवाइस देने का काम करता है सरकार को। दूसरा, प्रेसिडेंट जो भी काम सौंपे लॉ से रिलेटेड मैटर में, जो भी काम सौंपे प्रेसिडेंट, वो काम को ये पूरा करता है, तो ये कर्तव्य हो जाएगा। दूसरा चीज को याद रखना है। तीसरा 76 का में याद रखना है कि आपका सुनवाई का इसको अधिकार है, राइट टू ऑडियंस का अधिकार है। सुनवाई का अधिकार का मतलब समझना, सुनवाई का अधिकार मतलब कि ये किसी भी कोर्ट में ये जा सकता है और एज अ ऑडियंस या यहाँ पर वहां पर ये चीज किया जा सकता है कि सुनवाई कर सकता है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। 4 में क्या चीज को बताता है? तो 4 में ये चीज बताता है कि इसका जो पद होगा वो कैसा पद हो जाएगा। तो याद रखना, इसका पद जो है वो प्रसाद पर्यंत है। कैसा पद है? प्रसाद पर्यंत, यानी कि ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। प्रेसिडेंट यानी कि प्रेसिडेंट अगर चाहे तो महान्यायवादी को किसी भी टाइम पे हटा सकता है, तो प्रसाद पर्यंत पद उसी को कहा जाता है। तो ये 4 क्लॉज को याद रखना। अब बात कर रहा महान्यायवादी किस समिति में भाग ले सकता है। दूसरा चीज याद रखना, महान्यायवादी आपका कोई भी संसदीय पार्लियामेंट्री कमेटी का मेंबर, यानी कि मेंबर तो नहीं रहता लेकिन पार्टिसिपेट वहां पर कर सकता है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर लोक लेखा कमेटी में भी
पार्टिसिपेट कर सकता है, एस्टीमेट कमेटी में भी पार्टिसिपेट कर सकता है और ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी में भी, और यहाँ पर याद रखना है एनी पार्लियामेंट्री कमेटी। तो इसका मेन जो आंसर होगा आपका कौन सा हो जाएगा, आपका डी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ गया आपका कौन सा, आपका डी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन बोलता है महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है, अभी डिस्कस किया नियुक्ति के बारे में। तो ये आपका 76 का अगर मैं बात किया अपॉइंटमेंट का बात किया तो अपॉइंट कौन कर रहा था, आपका प्रेसिडेंट। तो इसका आंसर आ जाएगा प्रेसिडेंट, ठीक है। कौन सा आ गया, प्रेसिडेंट आ गया। क्वेश्चन नंबर 40 में डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा हुआ है राज्यसभा का सभापति की शक्तियों के बारे में गलत कथन को समझाना है। सभापति तय करता है कि यह कोई विधेयक धन विधेयक होगा कि नहीं, तो ये डिसाइड तो करता नहीं, लोकसभा के स्पीकर ये डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल होगा और कौन सा बिल मनी बिल नहीं होगा। तो ये चीजें गलत है, पहला चीज। और हमको ढूंढना ही क्या है, आपका गलत रॉन्ग स्टेटमेंट या फिर आपके इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमको बताना है। सभापति राज्यसभा के सदस्यों के दल बदल के तहत अयोग्यता निर्धारित कर सकता है, तो ये चीज कर सकता है, ये चीज सही है। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, गलत, ठीक है। सभापति गलत व्यवहार के लिए राज्यसभा के सदस्यों को निलंबित कर सकता है, तो ये भी चीज आपका सही आ जाएगा। और सभापति का राज्यसभा की नियम समिति में कोई भूमिका नहीं होती है। तो एक चीज याद रखना, ये चीजें गलत होती है, भूमिका उसकी होती है, इस चीज को याद रखना है। तो ये 1 और 4 क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा ए, आंसर इसका आ जाएगा। क्लियर हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन आपका ए आ जाएगा इस क्वेश्चन का। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको, कौन सा महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत। तो अभी हमने डिस्कस किया था, कौन सा अनुच्छेद आ जाएगा, आर्टिकल 76 का रिलेशन आ जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है समितियों में राज्यसभा सभापति की भूमिका के बारे में सही कथनों को विचार कीजिए। कौन कौन सा समिति, सभापति नियम समिति का पदेन प्रमुख होता है, सभापति विभिन्न समितियों के लिए सदस्यों को नामित करता है, सभापति सामान्य प्रयोजन समिति का भी प्रमुख होता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो पहला चीज याद रखना है कि द चेयरमैन इज द एक्स ऑफिसियो हेड ऑफ द रूल्स कमिटी, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा, चेयरमैन नॉमिनेट द मेंबर्स ऑफ द वेरियस कमिटी, ये नॉमिनेशन का भी जो पावर रहता है वो चेयरमैन को, तो ये भी सही है। तीसरा, चेयरमैन हेड ऑफ द जनरल पर्पस कमिटी, ये भी चीज सही है। तो तीनों के तीनों सही है, तो आपका आ जाएगा 1 2 3 और करेक्ट आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंसर इसका आ जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, इसी में डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है 17, उपसभापति राज्यसभा के कार्यों के बारे में गलत कथनों का पहचान का गलत कौन सा है। वह एक सांसद के रूप में सामान्य रूप से मतदान कर सकता है, ठीक है। सांसद के रूप में, जब सांसद क्या होता है, आपका मेंबर होता है, तो एक चीज को याद रखना, सांसद के रूप में तो वो मतदान कर सकता है, सामान्य रूप में बोल रहा है आपका ना। ही कैन वोट नॉर्मली एज अ एमपी, अगर एमपी के रूप में काम करता है, वो अध्यक्ष के रूप में काम नहीं कर रहा है और एमपी के रूप में काम कर रहा है, तो की बात कर रहा है। बराबरी की स्थिति में वह मतदान नहीं कर सकता, तो ये चीजें गलत आ जाएगा। बराबरी की स्थिति में ही मतदान कर सकता है और किसी स्थिति में मतदान नहीं कर सकता। वह आचार समिति के आपके अध्यक्ष होते हैं, इस चीज को याद रखना है, ये होते हैं कि नहीं ये चीज। और सभापति की अनुपस्थिति में वह सभापति की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। कौन, आपके उपसभापति, ठीक। तो ये चीजें सही आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपका दूसरा जो ऑप्शन, आपका दूसरा ऑप्शन को याद रखना है। और यहाँ पर वाचार समिति के अध्यक्ष होते हैं, ये भी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन आ जाएगा कौन सा गलत है, 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा। इस चीज को आपको याद है, बी का आंसर आ जाएगा आपका कौन सा, आपका 2 और 3 इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं इसी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को डिस्कस कर लेते हैं। राज्यसभा के सभापति के मताधिकार के बारे में सही कथन को पहचानना। सही कथन को हमको पहचानना है, 4 ऑप्शन आपका दिखाई दे रहा है। सभापति के पास मूल मत नहीं होता है, ओरिजिनल वोट नहीं होता है, नहीं होता है और वाकई में नहीं होता, इस चीज को याद रखना। तो ये चीजें सही आ जाएंगे। सभापति के पास निर्णायक मत होता है, कास्टिंग वोट होता है, बिल्कुल होता है, 100% होता है, क्योंकि कास्टिंग वोट ही ऐसा वोट है, वो जब वो टाई होता है, कोई भी आपका वोटिंग होती है और टाई होता है तो कास्टिंग वोट कर सकता है। उपसभापति के पास मूल और निर्णायक मत दोनों होता है, तो बिल्कुल ये चीज रॉन्ग आ जाएगा, कास्टिंग वोट भी नहीं होता। सभापति केवल संयुक्त बैठक में ही मतदान करता है, तो ये भी चीजें गलत है, क्योंकि मतदान करने का अधिकार कास्टिंग वोट का बस है इसके पास। तो आपका ऑप्शन कौन सा है, 3 और 4 गलत है, 1 और 2 सही है। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है हमको चुनाव करना है, हम सेलेक्ट करना है, तो केवल 1 और 2, 1 और 2 और करेक्ट बस को ओनली को याद रखना है, तो ये आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आ जाएगा। अध्यक्ष के वेतन और भत्तों के बारे में गलत कथनों की क्या करना है, पहचान करना है। गलत कौन सा है, यह पहचान करना है। उनका वेतन भारत के संचित निधि से दिया जाता है क्या, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से दिया जाता है, तो बिल्कुल ये सही चीज आएगा।
इस चीज को, लेकिन हमको ढूंढना क्या है आपका, यहाँ पर क्या लिखा है आपका, इनकरेक्ट को ढूंढना है। तो पहले सही को देख लेते हैं कौन कौन सा है। संसद का कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कटौती नहीं कर सकती है, बिल्कुल सही है, इस चीज को याद रखना है। उनका वेतन राज्य की संचित निधि से भुगतान किया जाता है, तो ये बिल्कुल गलत है। तो हमको ढूंढना क्या था, इनकरेक्ट यानी कि गलत कथन ढूंढना था। तो ऑप्शन कौन सा दिखाई दे रहा है, तीसरा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका सी आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जो मैटर है वो रिलेटेड है किसे, अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। इसमें बोला गया है कि कौन सा कंडीशन ऐसा है जिसमें लोकसभा में वो पार्टिसिपेट कर सकता है लेकिन आपका मतदान नहीं कर सकता है, वोटिंग नहीं कर सकता है। तो एक चीज याद रखना महान्यायवादी के बारे में, महान्यायवादी लोकसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, राज्यसभा में भी पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन वोटिंग नहीं कर सकता। इस चीज को याद रखना है। दूसरा चीज याद रखना है कि महान्यायवादी किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होता, ना ही वो लोकसभा का मेंबर होता है और ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन देखते जाते हैं कि क्या चीज दिया हुआ है। यहाँ पर दिखा है कि जब वह राष्ट्रपति द्वारा नामित हो तो क्या चीज ये चीज कर सकता है, तो ये चीज गलत आ जाएगा। जब वह राज्यसभा का सदस्य हो, ये भी चीज गलत आ जाएगा। जब वह किसी भी सदन का सदस्य ना हो, ये चीज याद रखना, किसी भी आपका हाउस का वो मेंबर नहीं होता है तब जाके वो ये चीजें कर सकता है, केवल जब वो प्रधानमंत्री अनुमति दे, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर जो सी दिखाई दे रहा है वो चीज आपका करेक्ट आ जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये जो आपका 20 नंबर का आ जाएगा आंसर कौन सा आपका, सी आ जाएगा। ठीक है, 21 में चलते हैं। धन विधेयक से संबंधित है, मनी बिल से रिलेटेड मैटर है। मनी बिल से रिलेटेड मैटर है तो आपका ये स्टेटमेंट दिया गया है, धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, तो बिल्कुल सही है। लोकसभा के लिए को स्पेशल पावर है, इस चीज को याद रखना। मनी बिल से रिलेटेड जो कि लोकसभा का जो स्पीकर है वही डिसाइड करता है कि मनी बिल कौन सा बिल मनी बिल होगा कि नहीं होगा। तो ये पहला ऑप्शन आपका सही है। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति अनुशंसा आपका प्रेरक रिकमेंडेशन चाहिए, तो ये भी चीज सही है, याद रखना आपका। क्योंकि सत्य कथन चुनना है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये चीज ये गलत है। यहाँ पर बात ध्यान ध्यान देने वाली बात क्या है, संशोधन नहीं कर सकती, संशोधन के लिए सिफारिश कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है अमेंडमेंट के लिए, खुद अमेंडमेंट नहीं कर सकती है। इस बात को ध्यान से याद रखना है। तो ये चीजें लिखा है, राज्यसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ये चीज मैटर गलत आएगा। ये संशोधन के लिए क्या कर सकती है, सिफारिशें कर सकती है, रिकमेंडेशन दे सकती है, इस चीज को याद रखना है। ठीक है, अध्यक्ष का प्रमाणन अंतिम होता है, बिल्कुल धन विधेयक है कि नहीं है ये अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है, तो ये चीज सही हो जाएगा। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी जो दिखाई दे रहा है आपका 21 नंबर का जो क्वेश्चन उसका सी ऑप्शन 1 to 4 इसका सही हो जाएगा। 3 नंबर का ऑप्शन यहाँ पर गलत है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, अगला क्वेश्चन चलेंगे। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन महान्यायवादी के संबंध में असत्य है, गलत है, बोलता है इनकरेक्ट है। कौन सा आपका महान्यायवादी के संबंध में, उसे संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, बिल्कुल है। उसे संसद के सदस्यों के समान विशेष अधिकार है, बिल्कुल है। और वह संसद का सदस्य होता है, तो ये चीजें गलत है। मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ना ही वो लोकसभा का ना ही वो राज्यसभा का मेंबर होता है। तो जो कथन यहाँ पर इनकरेक्ट है उसको हमको देखना था, तो सी आंसर आ जाएगा इसका। इस चीज को आपको याद रखना है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, सी आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में चलता है, यदि महान्यायवादी किसी निजी कानूनी मामले में उपस्थित होना चाहता है, ठीक है, प्राइवेट आपका अगर देखते हैं आपका लीगल केस में आपका उपस्थित होना चाहता है या प्रेजेंट होना चाहता है, तो इसमें बता रहा है तो यह किस शर्त पर संभव हो सकता है, बिना किसी अनुमति के, तो ये तो एक चीज नहीं है, परमिशन तो लेना पड़ेगा। केवल राष्ट्रपति की अनुमति से, तो चीजें आपको याद रखना है। एक चीज ये भी चीज है, केवल प्रधानमंत्री की अनुमति से, ये भी चीज नहीं। तो क्या चीज ऑप्शन आएगा, केंद्र सरकार के विरुद्ध कोई भी केस ना हो, क्योंकि ये केंद्र सरकार का एक प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव हो, क्योंकि लॉ मैटर जितने भी आता है तो केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा एडवोकेट या फिर सबसे बड़ा विधिक अधिकारी जो होता है वो कौन होता है, आपका महान्यायवादी होता है। तो केंद्र सरकार के अगेंस्ट में ये काम नहीं कर सकता, तो ये चीज को आपको याद रखना है। ऑप्शन आ जाएगा कौन सा आपका, डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर हो गया, इसका आंसर आ जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा। अगला क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक के संबंध में असत्य कथन चुनना है आपका, कौन सा आपका इनकरेक्ट है या फॉल्स स्टेटमेंट है, इसको सुनना है। संविधान संशोधन विधेयक का बात हो रहा है। संविधान संशोधन विधेयक का संबंध जो होता है आपका, इसको याद है, अमेंडमेंट बिल का संबंध किससे, आपका 368 से, आर्टिकल 368 से, इसको याद रखना है। कैन बी इंट्रोड्यूस इन द आइदर हाउस, या किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। इसके लिए राष्ट्रपति से पहले से मंजूरी चाहिए, तो ये चीज को याद रखना। राज्यसभा में इसमें संशोधन नहीं कर सकती है, तो संशोधन इसमें कर सकती है, इस चीज को याद रखना। तो ये चीजें गलत है, इसमें संयुक्त बैठक में पास नहीं किया जा सकता है, ये चीजें सही आ जाएगी आपका। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है वो सही है आपका। यहाँ पर इनकरेक्ट को देखना है, पहला ऑप्शन सही दिखा रहा है और आपका
फोर्थ ऑप्शन आपका सही दिखा रहा है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 एंड थर्ड ऑप्शन आपका आ जाएगा। इसमें जो गलत ऑप्शन है वो चीज को दिखाना है, तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि वो चीज ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलता है, धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा की क्या भूमिका है? क्या भूमिका है भाई? मनी बिल से रिलेटेड, तो मैंने पहले ही बताया है कि मनी बिल से रिलेटेड आपका सब मनी बिल को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, तो वो पहले लोकसभा में किया जाता है, राज्यसभा में नहीं किया जाता। राज्यसभा को 14 दिन का टाइम दिया जाता था, 14 दिन के टाइम में वो अगर उस मनी बिल से रिलेटेड रिकमेंड कर सकता है कि अमेंडमेंट कीजिए, अमेंडमेंट खुद नहीं कर सकता, इस चीज को आपको याद रखना है। तो 14 दिन पूर्व स्थगित किया जा सकता, 14 दिनों के लिए, वैसे केवल 14 दिनों के लिए स्थगित किया जा सकता। बिल्कुल संशोधन की सिफारिशें कर सकती है आपके राज्यसभा, संशोधन की सिफारिश संशोधन नहीं कर सकती, इस चीज को याद रखना। लोकसभा उन्हें स्वीकार या अस्वीकार बिल्कुल कर सकती है। राज्यसभा धन विधेयक पर वीटो लगा सकती है, चीजें गलत आ जाएगा। 1 2 3 सही आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। क्लियर हो गया आपका? ठीक है, आगे समझ में बी इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। क्वेश्चन नंबर 26 में चलते हैं, क्या चीज कहता है देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा विषय धन विधेयक से में शामिल नहीं होता? कौन सा विधेयक धन विधेयक में शामिल नहीं होता? तो धन विधेयक की परिभाषा दिया गया 110 में, इसमें याद रखना है कर लेने से, कर लेना और आपका कर लेने से संबंधित यानी टैक्स लेने से, टैक्सेशन से रिलेटेड कोई मैटर होगा तो आपका याद रखना संचित निधि कंसोलिडेटेड फंड से पैसा जमा करना है या वहां से पैसा निकालना है कंसोलिडेटेड फंड से तो संचित निधि से। ठीक है, ऋण लेना है तो आपका लोन लेना है तो की बात आ जाएगी। और लोक लेखा निधि पब्लिक अकाउंट फंड से, लोक लेखा निधि से रिलेटेड कोई भी मैटर होगा तो ये पूरा मैटर किस में आ जाता है आपका, ये आता है मनी बिल के डेफिनेशन में आ जाता है, आर्टिकल 110 में आ जाता है। इस चीज को आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि अगर कर को लेना हो, कर को ये समाप्त करना हो, अगर ये भी मैटर होगा तो ये भी इसी में आते हैं। तो ये देखिए करों का आरोपण का बात करता है, इम्पोज का बात करता है तो ये चीज आ जाएगा, ये चीज यहाँ पर पढ़े हुए हैं। भारत की संचित निधि से व्यय करना है, धन को निकालना है तो भी ये चीज आ जाएगा, ये भी सही आ जाएगा। करों की समाप्ति करना है, यहाँ पर समाप्ति का बात किया, ये भी आ जाएगा। विदेशी व्यापार पर नियंत्रण करना है तो ये चीजें नहीं आएगी, तो कौन सा नहीं हो सकता है? आपका आंसर हो जाएगा कंट्रोल ओवर द फॉरेन ट्रेड को आ जाएगा, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका सी आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया? अगला क्वेश्चन में चलते हैं, अगला क्वेश्चन का बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 का बात हो रहा है, महान्यायवादी को इन अदालतों में सुनवाई का अधिकार है। तो आपको याद रखना है ऑडियंस एज ऑडियंस का काम कर सकता है, यहाँ पर लिखा राइट टू ऑडियंस, राइट टू ऑडियंस का उसको हर एक कोर्ट में अधिकार होता है महान्यायवादी को, ये पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय भी हो सकता है, उच्च न्यायालय भी हो सकता है और जिला अदालतें भी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सभी अदालतें, ऑल कोर्ट्स में इसको ये ऑडियंस का राइट है, इस चीज को आपको याद रखना है। तो इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन के बात करते हैं 28 का बात करते हैं, संविधान संशोधन विधेयक के वोटिंग प्रक्रिया से संबंधित असत्य कथन है। असत्य को देखना है, इनकरेक्ट कौन सा है आपको याद रखना है, फॉल्स स्टेटमेंट या इनकरेक्ट कौन सा है, इस चीज को देखते हैं। इसमें देखते हैं तो पहला चीज बोलता है विशेष बहुमत जरूरी है, संविधान संशोधन विधेयक के लिए विशेष बहुमत स्पेशल मेजोरिटी की बात कर रहा है। दूसरा चीज बोलता है विशेष बहुमत को क्लियरिफाई कर रहा है, यहाँ पर कुल सदस्य संख्या 50% उपस्थित और वोट करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत को बोलता है। तो ये चीज को याद रखना, ये भी सही है, ये भी सही है। असहमत होने पर संयुक्त बैठक संभव है, तो संविधान संशोधन विधेयक में संयुक्त बैठक संभव नहीं है और राष्ट्रपति मंजूरी देने से मना नहीं कर सकता है, इस चीज को याद रखना है। तो यहाँ पर आपको दिखाई क्या दे रहा है? आपका असत्य कथन है, तो कौन सा असत्य कथन है? तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है 3, और राष्ट्रपति मंजूरी देने से मना नहीं कर सकता, तो ये भी चीज आ जाएगा आपका। तो इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस आपका इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया? ठीक है, आगे चलते इसी में। ठीक, नन ऑफ दिस इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 29 का बात करते हैं। अब 29 का बात करते हैं, 29 नंबर का क्वेश्चन का बात करते हैं। तो 29 नंबर का क्वेश्चन में लिखा हुआ संविधान संशोधन विधेयक के लिए संसद में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो अभी पढ़े हम लोग कौन सी मेजोरिटी चाहिए आपको? स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे समझ में, आगे चलते इसी में। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, महान्यायवादी किस क्षेत्राधिकार में तर्क पेश कर सकते हैं? कौन कौन सा क्षेत्राधिकार हो सकता है जिसमें अपना तर्क ये रख सकते हैं? ठीक है, ठीक, पहला ओरिजिनल केस का बात करता है, मूल क्षेत्राधिकार का केस बोलता है, अपीलेट केस का बोलता है, एडवाइजरी केस का। तो आपको लोगों को याद रखना है ये तीनों चीजों से रिलेटेड, क्षेत्राधिकार से रिलेटेड आपका ये जो है अपना तर्क दे सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? उपरोक्त ऑल ऑफ द एबो, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ तक का आपका पार्ट 1 क्लास नंबर 10 का जो था यूनियन का एक पार्ट हुआ है। अगले पार्ट में फिर से हम डिस्कस करते जाएंगे, तो बने रहिए आप डेली आईएएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के साथ और आपका 30 कदम के साथ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।